स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की राज्य क्रांति। देखिए इधर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की राज्य क्रांति। अब देखिए आज का क्लास औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। कहाँ से? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी कहाँ से? इंग्लैंड से। और किस सदी में? 18वीं सदी में। कौन सदी में? 18वीं शताब्दी में। किसमें? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। और इस समय औद्योगिक क्रांति की जो हुई उस समय बहुत सारा आविष्कार भी हुआ, बहुत सारा आविष्कार भी हुआ और बहुत सारे यंत्र का निर्माण भी हुआ, बहुत सारे यंत्र का निर्माण भी हुआ। कब? जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। कैसे हुई? तो क्योंकि इसके पास कच्चे माल, इसका कौन सा माल? कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। क्रांति मतलब ही नहीं समझिएगा कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया था। क्रांति मतलब समझे कि जो क्रांति एक तरह से कौन सा क्रांति हुआ? परिवर्तन हुआ। क्रांति मतलब क्रांति का सटीक मतलब ही होता है क्या? अपने अर्थव्यवस्था को कुछ भी हो सकता है। विकास भी किया तो भी परिवर्तन, अगर गर्त में चला गया तो भी वो भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो भी क्या हो गया? वर्तमान स्थिति से नीचे चला गया। वर्तमान स्थिति से इसके पास कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। किसके पास? इंग्लैंड के पास। तो इसी के समय में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसके कहाँ से शुरू हुई? इंग्लैंड से हुई। और उसी समय बहुत सारे आविष्कार भी हुए और बहुत सारे मशीन का, यंत्र का क्या हुआ? निर्माण भी हुआ। औद्योगिक क्रांति की परिभाषा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? औद्योगिक क्रांति की परिभाषा: उत्पादन में मशीनी और वाष्प की शक्ति। किसकी शक्ति? वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए, जो व्यापक किससे? मशीन से और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो लोगों के जीवन समृद्धि और विचार में, किसमें? लोगों के जीवन मतलब जीवन जीने के तरीके, पहले जो तरीका था और बाद में जो आया उसमें, और विचार में, किसमें? विचार में जो मौलिक परिवर्तन हुए उसे ही क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति। कोई दिक्कत? मनुष्य के जीवन शैली में, किसमें? जीवन जीने की शैली में और उनके विचारों में जो मौलिक परिवर्तन हुए उसे ही क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। कहां से? इंग्लैंड से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी किस चीज से हुई थी वो याद रखिएगा। सूती कपड़े से। किस कपड़े से? सूती कपड़े से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस कपड़े से? सूती कपड़े के उद्योग से शुरुआत हुआ था। कौन सा? सूती कपड़ा। याद रखिएगा। कौन सा कपड़ा? सूती कपड़ा। कहां पर? इंग्लैंड में। 1814 में। कब? 1814 में स्टीफेंसन, नाम याद रहेगा। 1814 ईस्वी में स्टीफेंसन ने रेल के द्वारा, किसके द्वारा? रेल के द्वारा खान, समझते हैं ना? खान, कोयला का खान, हीरा का खान, सोना का खान। ठीक है। सोना का खान कहाँ है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा जोहान्सबर्ग। किम्बरले में हीरा का, और दोनों है दक्षिण अफ्रीका में। दोनों है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए उसको जहां है वो रहने दीजिए। इसको याद रखिएगा। 1814 ईस्वी में स्टीफेंसन ने, किसने? स्टीफेंसन ने रेल के द्वारा खानों से कोयला बंदरगाह से, कहां से? खानों से बंदरगाह से कहां क्या लगेगा? किससे लेके? खानों के बंदरगाह से नहीं, खान से। कोयला का खान होता है ना, वहां से रेलगाड़ी में कोयला लोड करके कहां लेके जाता था? बंदरगाह। और किस इंजन से? उस समय कौन सा इंजन चलता था? भाप इंजन। भाप इंजन किससे चलता था? कोयले से ना। कोयला से। उसी रेलगाड़ी पर कोयला लोड करके कोयला के खान से कहां लेके जाता था? बंदरगाह पर। कहां पर? बंदरगाह पर। अब देखिएगा ध्यान से, इधर बंदरगाह पे ले जाता था। वहां से बंदरगाह पर क्या होता है? बंदरगाह किसको कहते हैं? जहां पानी वाली जहाजें आती है और एयरपोर्ट भी रहता है। एयरपोर्ट भी दोनों रहता है उस जगह। पानी वाली जहाजें भी और एयरपोर्ट का भी सुविधा रहता है। किस पर?
बंदरगाह पर वहां लाया जाता था कि देश विदेश इधर उधर बाया दाया सब जगह क्या पहुंचाया जाए, कोयला का निर्यात किया जाए। तो इसका सबसे बड़ा साधन क्या था उस समय? रेल। खानों से कोयला को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? रेल का। रेल में भी कौन रेल? भाप इंजन वाला। कौन वाला? भाप इंजन वाला। अब देखिए इधर कौन किया था? 1814 में स्टीफेंसन, नाम याद रहेगा? 1814 में स्टीफेंसन ने। अब देखिए मैकडम, नाम याद रखिएगा, मैकडम। मैकडम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। मैकडम रहने वाले थे कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इसी ने सर्वप्रथम पक्की सड़क की योजना बनाई थी। किसकी योजना? पक्की सड़क की योजना सर्वप्रथम किसने बनाई थी? मैकडम ने। याद रहेगा? मैकडम ने ही सर्वप्रथम पक्की सड़क की योजना तैयार किया था। मैकडम रहने वाला कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दिक्कत है? याद रखिएगा इसको। अब देखिए चलिए तीसरा नाम टाउनसेंड का है। टाउनसेंड का नाम पहले भी पढ़ चुके हैं। कर नीति लाया था, यही लाया था ना, कर नीति, टाउनसेंड की कर नीति। टाउनसेंड ने हेर फेर करके, कौन सी करके? हेर फेर मतलब समझते हैं? हेरा फेरी। कौन हेरा फेरी? फिर हेरा फेरी। हेर फेर करके कृषि की विधि अपनाई थी सर्वप्रथम। पक्की सड़क की योजना किसने तैयार की थी? मैकडम ने। और कृषि का जो होता है कि अदला बदली करके, माने अबरी बार ये बुने तो अबरी बार ये, अबरी बार ये तो अबरी बार ये हुआ खत्म तो अब ये इसके जगह पे ये आना चाहिए। हेर फेर का मतलब यही ना हुआ, इसके मेरे बदले आप, आपके बदले हम, यही हुआ हेर फेर। तो टाउनसेंड ने हेर फेर कृषि अपनाई थी। किसने? हेर फेर कृषि की तकनीक, मतलब जो तरीका दिया गया था, किसने दिया था ये तरीका? टाउनसेंड ने। किसने? टाउनसेंड ने। तीनों का नाम याद रहा? क्या क्या नाम याद रहा? 1814 में स्टीफेंसन, कौन सी? स्टीफेंसन। रेल द्वारा कोयला के खानों से कोयला को बंदरगाह तक पहुंचाया जाता था। और उसमें कौन से रेल का इस्तेमाल? वाप इंजन का। मैकडम स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इसने सबसे पहले पक्की ढलैया वाला रोड, कौन वाला? ढलैया वाला रोड। टाउनसेंड ने हेर फेर करके कृषि की नीति अपनाई थी। कृषि की नियम कानून बनाया था कि अब कृषि को क्या किया जाए? अदला बदली कर करके विधि बनाया, कानून बनाया था। कि वो कौन बनाया था कृषि के मामले में? टाउनसेंड ने। किसने? टाउनसेंड ने। 1815 के बाद, 1815 के बाद फ्रांस और जर्मनी और बेल्जियम, याद रहेगा? 1815 के बाद फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में मशीनों के वजह से औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति किसके वजह से? मशीन के वजह से। 1815 के बाद, 1815 के बाद फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में मशीनों के वजह से क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी। ईस्वी 1815। 1815 के बाद अब देखिएगा, एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी जापान में। कहाँ? जापान में। और आज जापान इतना विकसित है, इतना विकसित है, इतना विकसित है कि क्या कहेंगे कितना विकसित है। हाँ? भारत से 50 वर्ष आगे है। समझ रहे बात को? हाँ? कौन? औद्योगिक क्रांति एशिया में सर्वप्रथम किसमें? जापान में। एशिया में सर्वप्रथम जापान में। अब देखिएगा इस क्रांति में, किस क्रांति में? इस क्रांति में, औद्योगिक क्रांति में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। जर्मनी इंग्लैंड का हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा। याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? जर्मनी का प्रतिद्वंदी, मतलब एक दूसरे का क्या था? प्रतिद्वंदी था। नींद लग रहा है? अब देखिएगा इधर, औद्योगिक क्रांति के समय बहुत सारे मशीन का जो इसका आविष्कार हुआ है, उस आविष्कार का नाम याद रखिएगा। क्या क्या नाम है? आविष्कार, आविष्कारक और ईस्वी। आविष्कार, आविष्कारक और ईस्वी। तेज शटल वाला, तेज चलने वाला शटल, तेज चलने वाला शटल का खोज किसने किए थे? आविष्कारक का नाम था सर जॉन। क्या नाम था? सर जॉन। 1733, 1733, 1733। तेज चलने वाला शटल सर जॉन 1733। स्पेनिंग जेनी, स्पेनिंग जेनी, वही हुआ स्पेनिंग जेनी। इसके आगे ई लगा रहता है।
स्पेनिंग जेनी का आविष्कारक 2 ठो आदमी थे, अब याद रखिएगा। वहां ऑप्शन से, बाय ऑप्शन से आंसर मारना है, बाय ऑप्शन से। स्पेनिंग जेनी में आएंगे जेम्स हार्गिव, जेम्स हार्गिव 1765। एगो में आएगा रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट, ये है 1767। दोनों में से किसी एक का ही आंसर मारना है, ठीक है, कोई दिक्कत। रिचर्ड आर्कराइट स्पेनिंग जेनी का 1767, एक स्पेनिंग जेनी का जेम्स हार्गिव 1765, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला देखिएगा इधर, चौथा नंबर में आया जापान। अरे जापान कहते हैं, पानी की शक्ति, पानी की शक्ति आर्कराइट, क्या नाम है, आर्कराइट। स्पेनिंग देखिए इधर, इधर था स्पेनिंग स्पेनिंग जेनी, यहाँ है स्पेनिंग म्यूल, स्पेनिंग म्यूल। स्पेनिंग म्यूल के आविष्कारक थे क्राफ्टन, क्या नाम था, क्राफ्टन, 1776 ईस्वी में। 1700 ईस्वी याद रहे ना रहे जाए ईस्वी तेल लेने के लिए, लेकिन मशीन और आविष्कारक का नाम। स्पेनिंग जेनी में 2 गो, हार्गिव्स और हार्ग्रीव्स और रिचर्ड, हार्ग्रीव्स और रिचर्ड। इधर स्पेनिंग म्यूल में क्राफ्टन, स्पेनिंग म्यूल में क्राफ्टन। अब घोड़े द्वारा चलना, घोड़े द्वारा चलना ये बनाया था किसने, कार्टराइट ने। वैसा मशीन जो घोड़ा के द्वारा चलता था वो कौन बनाए थे, कार्टराइट ने। जाने वाला करगा, घोड़ा के द्वारा चलाया जाने वाला करगा, यही था पूरा नाम इसका। कहाँ कैसे कैसे लिख दिया, घोड़ा के द्वारा चलाया जाने वाला करगा किसने बनाया था, कार्टराइट ने। किसने, कार्टराइट ने। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक थे हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैंप के हम्फ्री डेवी, ये पढ़े होंगे मैट्रिक इंटर में। लेकिन घोड़े द्वारा चलाया जाने वाला करगा, घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करगा, इसके आविष्कारक कौन थे, कार्टराइट। सेफ्टी लैंप के हम्फ्री डेवी, स्पेनिंग म्यूल के क्राफ्टन, स्पेनिंग म्यूल के क्राफ्टन। पानी की शक्ति आर्कराइट, स्पेनिंग जेनी के जेम्स हार्ग्रीव्स और रिचर्ड, जेम्स हार्ग्रीव्स और रिचर्ड। तेज चलने वाला शटल सर जॉन, सर जॉन। 5-6 गो है, इसको कंप्लीट। अब आइए इटली के एकीकरण पर, किस पर, इटली के एकीकरण पर। 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ था किसका एकीकरण, इटली का एकीकरण। इधर देखिए 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ था किसका एकीकरण, इटली का एकीकरण। इटली एकीकरण से पूर्व छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था। उसमें उस छोटे से टुकड़े में एक सबसे बड़ा टुकड़ा था सार्डिनिया, सार्डिनिया, जिसका शासक था विक्टर इमैनुअल, और सबसे शक्तिशाली भी था, सबसे शक्तिशाली भी था। कौन, सार्डिनिया। इटली एकीकरण से, इटली के एकीकरण की शुरुआत कब हुई, 19वीं सदी से। और एकीकरण से पूर्व यह बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या था, विभक्त था। और उस छोटे से टुकड़े में एक बड़ा टुकड़ा था जिसका नाम था सार्डिनिया, और उस वह क्या था, शक्तिशाली था। सार्डिनिया क्या था, शक्तिशाली था। अब राष्ट्रीयता की भावना देखिए इधर, इटली में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय किसे जाता है, नेपोलियन को। किसे जाता है, नेपोलियन को, याद रहेगा। इटली में राष्ट्रीयता की, इटली के एकीकरण के समय इटली में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय किसे जाता है, वही नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, याद रहा, कोई दिक्कत। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बाधा क्या थी, ऑस्ट्रेलिया। इटली के एकीकरण के समय सबसे बड़ी बाधा क्या थी, ऑस्ट्रेलिया थी। मेजनी यंग इटली का जनक कहा जाता है, किसे, मेजनी को। ध्यान से देखिए इधर, यंग इटली का जनक कहा जाता है मेजनी को। और गैरीबाल्दी, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन है, डिटेल्स इसका नीचे है, पहले जो जो इंपोर्टेंट है उसको याद रखिएगा। कि इटली में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को। इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया न, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, याद रखिएगा। क्या होता है, कंफ्यूजन में होता है, कंफ्यूजन में होता है। चलिए देखिए इधर, यंग इटली का जनक किसे कहा जाता है, मीडिया वाला को। देखिए इधर, मीडिया वाला को यही सब एगो काम मिल जाता है, जहां का भी हो, सब जगह का वही है, सब जगह का
अब कैसे तेजस्वी यादव एक बार अति बोलने में क्या कहते हैं, हम भी गड़बड़ा आ गए, हिचकिचा गए क्या बोलने में। अब उसी को बार बार पूरे फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह छिड़िया दिया कि इसको तरबूज बोल रहा था, तजुर्बा को तरबूज बोल रहा था, तजुर्बा। अब इसको छिड़िया देना ये सही बात है। ये सब तो वो अपना अति बढ़ाना, क्या कहते हैं उसको, है अब वो, अब जो आप लोग कहिए जो बढ़ाते हैं वो, ये सब तो अलग बातें हो गया। एडिट किया था, नरेंद्र मोदी कैसे बोल दिया, तो उसका तो बातें अलग है, तो पूरे खोल दिए थे एकदम। तो वही ना, देखिए एक बार यूरोपीय कुत्ता आया भारत, यूरोपियन कुत्ता आया कहाँ, भारत। अब भारत आया तो उसको बोला कि यहाँ का रहन सहन एकदम ठीक है, हम यहाँ से यूरोप नहीं जाएंगे, यहाँ से यूरोप, समझिएगा बात को। कुत्ता ऐसे नहीं बोलेगा, भाव करके बोलेगा वो अपने भाषा में यहाँ से। तो यहाँ का जो कुतवा कुतिया थी वो पूछी कि इतना तुम खाने पीने में इतना तंदुरुस्त है, वहाँ इससे बढ़िया व्यवस्था है ना। बोला नहीं जाएंगे, फिर भी नहीं जाएंगे। कहा क्यों? क्योंकि वहाँ इसे भोंकने की आजादी नहीं है। भोंकने की आजादी कहाँ है? भारत में। समझे कि नहीं समझे? यहाँ एक से एक नूर है, कोई नूर भी है, खाली हीरा चला गया है कहाँ। अरे एक से एक है, नहीं सब गजब है ना, है कि नहीं है? बोलिए ना। हाँ, तब पता सबको है, जो भी है अपने अपने जगह पर क्या है, कोई नूर की गिनती में आते हैं। देखिए इधर एक नाम और याद रखिएगा, गिबर्टी। नाम क्या है? गिबर्टी। कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था बनाया था किसने? इधर देखिए 5-6 को क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिर्फ याद रखिएगा, डिटेल्स इसका उधर पढ़ना है पहले। क्या क्या कहा गया? राष्ट्रीयता की भावना का जागृत करने का श्रेय किसे? नेपोलियन को। बस प्रमुख बाधा कौन थी? ऑस्ट्रिया थी। यंग इटली का जनक कहा जाता है मेजनी को। कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था का जनक किसने बनाया था? गुप्त संस्था बनाया था गिबर्टी ने। किसने? गिबर्टी ने। कोई दिक्कत है? इतना याद रहा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इधर देखिएगा, 1851 में किसमें? इमैनुअल ने। पूरा नाम था इसका विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल 1851 में विक्टर इमैनुअल ने पिडमोंट के स्थान पर काउंट काबूर को क्या किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसने? विक्टर इमैनुअल ने। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? सार्डिनिया का। कहाँ का? इसको याद रखिएगा बढ़िया से। एकीकरण से पूर्व इटली बहुत से छोटे टुकड़ों में विभक्त थी। उसी टुकड़े में से एक टुकड़ा था सार्डिनिया, जिसका शासक विक्टर इमैनुअल था। वह क्या था? सार्डिनिया क्या था? शक्तिशाली था। सार्डिनिया शक्तिशाली था। वहां इमैनुअल ने क्या किया? 1851 में पिडमोंट के स्थान पर किसको प्रधानमंत्री बनाया? काउंट काबूर को। बिस्मार्क और काउंट काबूर। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क और इटली के एकीकरण में काउंट काबूर। दोनों का तुलना एकदम सेम कैटेगरी से किया जाता था। रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था किसने? बिस्मार्क ने। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। चलिए आगे देखिए, वो आएगा जर्मनी के एकीकरण में। देखिए इधर ध्यान से, ये कब हुआ था? 1851 में। 1851 में पिडमोंट के स्थान पर काउंट काबूर को क्या किया गया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1854 में। कब? 1854 में क्रीमिया युद्ध में भाग लेकर, देखिएगा इधर से, 1854 के क्रीमिया युद्ध में भाग लेकर किसने? कौन? किसके इधर से? इटली के इधर से भाग लिया। किसने? 1854 के क्रीमिया के युद्ध में। इटली के इधर से क्रीमिया युद्ध में भाग लेकर उसने इटली का नाम अंतरराष्ट्रीय, इटली के नाम से अंतरराष्ट्रीय समस्या खड़ा कर दिया। मतलब पूरे जागृत कर दिया। किसके बारे में? इटली के बारे में। किसने? काउंट काबूर ने। किसमें घुस गया था वो? क्रीमिया के युद्ध में। क्या कहा? 1854 में क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर काबूर ने इटली को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। क्या बना दिया? अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया कि हमारा भी नाम चर्चा में आना चाहिए, चाहे खराबे में क्यों ना है, लेकिन आना चाहिए। कोई नहीं देख रहा है, नेता का भाषण दे रहा है, नहीं देख रहा है, एक ईटा फेंक दीजिए नेता को, कहिए हम मारे हैं, तुरंत नाम हो जाएगा, पेपर ऊपर सब में छप जाइएगा कटाक से, है कि नहीं? नीतीश कुमार को भी मारा है खगड़िया में बहुत बार। खगड़िया में
चलिए अब इसको देखिए। तो वही देखिए, नेता सब मार कर, अब इतना पढ़ा लिखा कम हो वो बात अलग है, लेकिन तथ्य का भंडार लेके बैठा रहता है। चप्पले से मार खाया तो अपने बोल देता है माई के, जो नेता चप्पल से मार नहीं खाया वो नेता किस काम का, वो नेता कहलाएगा। चप्पल से मार खाया तब यही तो नेता की पहचान है। मतलब मार भी खाया, उसी में अपने हंस के निकल भी गया। कैसे लूट लीजिएगा आप मजा, वो अपने मजा अपने लूट के चल गया। लीजिए मारिए आप, समझे कि नहीं समझे, बोलिए ना। हाँ चलिए देखिए इधर एकीकरण का जबरदस्ती इसमें है क्या, नहीं बोलता है नेता सब, मार खा के गुमसुम होता है, अपने हंसता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो जनता का आशीर्वाद है, ये जनता का आशीर्वाद है। और जब शराब देगा जनता तब छोड़ दो उसको, पकड़वाता भी नहीं है, मारने लगता है, छोड़ दो उसको। इसी को कहते हैं कि कहा गलत थोड़े कहा गया है कि राजनीति खेल नहीं है बच्चों का, इसमें हवा टाइट हो जाता है अच्छों का। चलिए देखिए एकीकरण प्रथम चरण में एकीकरण प्रथम चरण में काबूल होगा, काउंट काबूल होगा। क्या होगा, काउंट काबूल। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मिसप्रिंट हो जाता है थोड़ा थोड़ा लिखने में। तो इटली के एकीकरण प्रथम चरण में काबूल ने फ्रांस की सहायता से 1858 में क्या किया, 1858 में ऑस्ट्रिया को कहां हराया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया को हराया और लोम्बार्डी क्षेत्र पर क्या किया, कब्जा कर लिया। किसने, काउंट काबूल ने। 3 बॉल की नीति समझते हैं, 3 बॉल की नीति किसको कहता था, 3 बॉल की नीति अपनाया था बिस्मार्क। कौन अपनाया था, बिस्मार्क। 2 बॉल हाथ में, 1 बॉल हवा में। इसको अगर इससे कम लेना है इसको फेंक के उसको ले लीजिए, इससे लेना है तो उसको फेंक के इससे ले लीजिए। और सबसे सब बातचीत समझौता करके, सबसे समझौता करके। यही कि कौन आया साथ देने के लिए, इटली के एकीकरण प्रथम चरण में काबूल ने किससे सहायता लिया। अब ऑस्ट्रिया को हराना था तो फ्रांस से सहायता, और सब था बाधा इसका बाधा सब था। डेनमार्क भी बाधा था, किसका, इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण में डेनमार्क भी बाधा था। अब इसको हराने के लिए आपसे दोस्ती, इसको हरा दिया, आपको हराने के लिए उससे दोस्ती, सबसे शक्तिशाली आप पकड़ा गए, फिर दोनों से दोस्ती, आपको भी खत्म, एकीकरण खत्म, एकीकरण खत्म। यही अपनाया था कौन, बिस्मार्क, और उसी के बताए रास्ते पर चलता था कौन, काउंट काबूल, काउंट काबूल। तो इटली के एकीकरण के प्रथम चरण, काबूल ने फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया और लोम्बार्डी क्षेत्र पर क्या किया, कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया ने युद्ध के समय टस्कनी, नाम याद रखिएगा, नाम क्या था, टस्कनी और मोडेना आदि राज्यों को किसने, आदि राज्यों ने जनमत संग्रह करा लिया। किसके समय में, ऑस्ट्रिया से युद्ध हो रहा था, उसी समय टस्कनी, मोडेना आदि राज्यों ने जनमत संग्रह करा के, जनमत संग्रह के आधार पर अपने को किसमें शामिल कर लिया, सार्डिनिया में कर लिया। किसमें शामिल कर लिया, सार्डिनिया में मिला लिया। और इस तरह दूसरा चरण भी क्या हो गया, इसका पूरा हो गया। इस तरह इसका दूसरा चरण भी पूरा हो गया। किसका दूसरा चरण, इटली एकीकरण। पहला चरण में क्या हुआ, फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हरा दिया और लोम्बार्डी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दूसरे में उसी युद्ध के दरमियान टस्कनी, मोडेना आदि राज्यों ने जनमत संग्रह के आधार पर अपने को सार्डिनिया में मिला लिया। इस तरह इस इटली के एकीकरण का दूसरा चरण भी क्या हुआ, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत। अब चलिए तीसरा चरण पर। किस चरण पर, तीसरा चरण पर। तीसरा चरण का श्रेय जाता है किसको, गैरिबाल्दी को। किसको, गैरिबाल्दी को। तीसरे चरण का श्रेय जाता है गैरिबाल्दी को। लाल कुर्ती का गठन किसने कहा था, किसने किया था, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने, लाल पैजामा, लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की। लाल सेना का ट्रोट्स्की। देखिए इधर तीसरा चरण, इटली के एकीकरण का तीसरा चरण कब हुआ, किसके समय में, इटली के एकीकरण का तीसरा चरण जो पूरा हुआ उसका श्रेय जाता है किसको, गैरिबाल्दी को। किसको, गैरिबाल्दी को। एकीकरण की तलवार, इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकल गया है, याद रखिएगा एकदम बढ़िया से।
इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है किसे? देखिए तलवार से एक चीज याद आया, एक तो जापान का वैज्ञानिक, जापान का आदमी आया भारत, उसने कहा कि देखते हैं किसमें कितना, जापान, चीन, भारत तीनों इकट्ठा हुआ, कौन कौन? चीन वाला ने ऐसा तलवार भांजा कि मच्छी होता ना, मच्छी जो उड़ता है उसका गर्दन कट गया, मच्छी का गर्दन कट गया। और ये कौन बोले, दूसरा कौन बोले? जापान आया कि ऐसा तलवार घुमाया कि मच्छर का गर्दन कट गया, मच्छर का गर्दन कट गया। देखिए कितना जा रहा है। चाइना वाला किसको काटा? मच्छी को। अच्छा जापान वाला किसको काटा? मच्छर को। अब आया बारी किसका? भारत का। भारत वाले ने तलवार चलाया, मच्छर उड़ाया, भारत वाले ने भी क्या उड़ाया? मच्छर। उससे छोटा कीड़ा क्या उड़ा? मच्छर उड़ाया और तलवार चलाया, मच्छर उड़ते रह गया, मच्छर उड़ते रह गया। अब दोनों हंसने लगा, कौन दोनों? जापान वाला और चाइना वाला। जब भारत वाला बोला हंसिए मत, बोला आप तलवार चलाई तो उड़िए रहा है, बोला आगे कुछ दिन में पता चलेगा। बोला कैसे, क्या पता चलेगा? मच्छर कभी बाप नहीं बन पाएगा। मच्छर कभी बाप नहीं बन पाएगा। क्या समझा तुम लोग? समझे कि नहीं समझे? समझे? मच्छर कभी बाप नहीं बन पाएगा। तुम गर्दन उड़ाता है, हम क्या उड़ाएंगे, तुमको समझ में नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? मच्छर कभी बाप नहीं बन पाएगा। चलिए देखिए इधर तीसरा चरण का आश्रय। चलिए देखिए इधर, न जिंदा चढ़े न मरने के लायक चढ़े, ऐसा चीज ने गायब किए कि कभी बाप नहीं बन पाएगा। किसके तलवार में दम था? हम लोग क्या कहते हैं? केला का थाम। इटली के एकीकरण के तीसरे चरण का श्रेय किसे जाता है? गैरीबाल्डी को। एकीकरण की, इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है किसे? गैरीबाल्डी को। किसको? और इसमें गैरीबाल्डी ने क्या किया? सिसिली को जीता। अब सिसिली से क्वेश्चन याद रखिएगा, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली, और ये इटली का है, ये इटली का है। भूमध्य सागर देखें कहाँ है? भूमध्य सागर एक ऐसा सागर जिससे 3 महादेश की सीमाएं टच करती है, वो है भूमध्य सागर। ये है आपका भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर? भूमध्य सागर। इधर टच करता है एशिया, इधर टच करता है, और ऊपर से टच करता है यूरोप, इधर से टच करता है, यहाँ टच किया एशिया, यहाँ टच किया यूरोप, और नीचे टच करता है अफ्रीका, नीचे टच करता है अफ्रीका। और यही है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। कौन है? सिसिली, जो किसका है? इटली का। इसी पर स्थित है स्ट्रोम्बोली नामक ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली या कोटोपैक्सी, स्ट्रोम्बोली या कोटोपैक्सी सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। कौन सा? स्ट्रोम्बोली या कोटोपैक्सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सबसे खतरनाक है। ठीक, सुसुप्त ज्वालामुखी है। कौन ज्वालामुखी है? तो इसके लिए याद रखना सबसे पहले कि भूमध्य सागर में 3 द्वीप, सिसिली, सार्डिनिया और साइप्रस। सिसिली, सार्डिनिया और साइप्रस। सिसिली है इटली का, तो भूमध्य सागर में का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है, और उतना ऊंचाई में विस्फोट होता है कि बहुत दूर से, लगभग 400-500 किलोमीटर से वो प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा कि भूमध्य सागर में 3 द्वीप सबसे बड़ा है। सबसे पहले सिसिली, उसके बाद सार्डिनिया, उसके बाद साइप्रस। सिसिली, सार्डिनिया, साइप्रस। कोई दिक्कत? सबसे बड़ा सिसिली, उसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो ज्वालामुखी है वो निरंतर विस्फोट होते रहता है, और उसका जो लाइटिंग है बहुत दूर से दिखाई पड़ता है। याद रहा, ये सिसिली पर कब्जा किया किसने? गैरीबाल्डी ने। ये इटली के एकीकरण का कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। कौन सा चरण था? तीसरा चरण। अब देखिए इधर क्या आया, नेपल्स। कौन नेपल्स? नेपल्स। नेपल्स के राजमहल में, नेपल्स के राजमहल में विक्टर इमैनुअल ने, किसने? विक्टर इमैनुअल ने इटली का शासक बना दिया गया, संपूर्ण इटली का। तो हो गया, तीनों चरण खत्म। सिसिली पर भी कब्जा कर लिया। तीसरा चरण में कौन आया?
गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी। पहले चरण में ऑस्ट्रिया को जीता, लोम्बार्डी पर कब्जा किया। दूसरे में ऑस्ट्रिया से जो युद्ध हो रहा था उसी समय फ्रांस से मदद लेके क्या किया, जनमत संग्रह करा के और किसमें शामिल हो गया, सार्डिनिया में शामिल हो गया। वो बिना लड़ाई झगड़ा का मतलब लड़ाई के दरमियान क्या हुआ, शामिल हो गया। और तीसरे चरण में आया गैरिबाल्डी, लाल कुर्ती, इटली के एकीकरण का तलवार, और उसने सार्डिनिया को जीता। तीसरा चरण खत्म और संपूर्ण इटली का, पूरे इटली का नेपल्स राजमहल में, कहा नेपल्स के राजमहल में गया विक्टर इमैनुअल को संपूर्ण इटली का शासक बना दिया। किसको, विक्टर इमैनुअल को। कोई दिक्कत। अब इसके बाद याद रखिएगा पिडमोंट, पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर, पिडमोंट का नाम था क्या, पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली का राज्य कर दिया। क्या कर दिया, पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर क्या कर दिया, इटली का राज्य कर दिया। इसमें कोई दिक्कत है। चलिए देखिए 1870 में, 1870 में ये 3 चरण था, 3 चरण याद खत्म। चौथा चरण आइए 1870 में, कब, देखिए इधर कुंदन एसपी 1870, 1870 में फ्रांस प्रसा, मतलब प्रसा या फ्रांस, प्रसा या फ्रांस या प्रसा, 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। क्या हुआ, युद्ध हुआ और रोम पर कब्जा किया। रोम क्या है, इटली की। तीसरे युद्ध में, तीसरे चरण में सार्डिनिया पर कब्जा, तीसरे चरण में सार्डिनिया पर कब्जा, पहले चरण में लोम्बार्डी पर कब्जा, तीसरे चरण में उसी दरमियान में जनमत संग्रह, उसी दरमियान में, और चौथा में रोम पर कब्जा, जो इटली की राजधानी है, दुनिया का सबसे खूबसूरत है एकदम। और रोम क्या है, पटना की राजधानी आती है, पटना की कहते हैं, क्या आती है, इटली की राजधानी भी है। और यह चौथा चरण भी इस प्रकार क्या हुआ, समाप्त हो गया। चौथा चरण भी ब्लू वाला मार्का। अच्छा चलिए, क्या कौन सा, प्रसा और फ्रांस के बीच सेडन का युद्ध, सेडन, इधर हुआ था सोडेबा का युद्ध, इधर हुआ था सोडेबा का, ये था सेडन का युद्ध, प्रसा और फ्रांस के बीच रोम में। कहा, रोम पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का चौथा चरण भी पूरा हो गया। कोई दिक्कत, याद रहेगा। पहला चरण में किस पर कब्जा, लोम्बार्डी, दूसरा में जनमत संग्रह के तहत सार्डिनिया में मिल गया, तीसरा में सिसिली, तीसरा में सिसिली, चौथा में रोम, चौथा में रोम कब्जा, चौथा चतुर्थ चरण भी खत्म। इटली, देखिए इधर इटली के एकीकरण का श्रेय 3 आदमी को जाता है मुख्य रूप से। मुख्य रूप से क्या आदमी को, 3 आदमी को, मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी को, मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण का प्रमुख श्रेय क्या आदमी को, 3 आदमी को। किसको किसको, मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी को। अब आइए देखिए, मेटरनिख को ऑस्ट्रिया का चांसलर कहा जाता था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। 23 सितंबर 1862 को, 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क ने, किसने, बिस्मार्क ने प्रसा का चांसलर बना दिया। किसे, मेटरनिख को। किसको बना दिया, मेटरनिख को कहते हैं। प्रसा का चांसलर विलियम प्रथम को। किसको, अब प्रसा आएगा आपके जर्मनी के एकीकरण में। किसमें, जर्मनी के। बिस्मार्क ने यहाँ क्या किया था, विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को बनाया था। क्या बनाया था, प्रधानमंत्री। चांसलर को प्रधानमंत्री कहते हैं, चांसलर को ही प्रधानमंत्री कहते हैं। इटली के एकीकरण में इमैनुअल ने काउंट काबूल को बनाया था, इमैनुअल ने काउंट काबूल को। जर्मनी में बिस्मार्क ने प्रसा का चांसलर बनाया था विलियम प्रथम को, विलियम प्रथम को। विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था, सॉरी मिस हो गया, गलती हो गया। प्रसा का चांसलर ही बना था कौन, बिस्मार्क। इसी ने बनाया था, विलियम प्रथम ने ही बनाया था। जर्मनी भी एकीकरण से पूर्व बहुत से छोटे टुकड़ों में विभक्त था। उसी छोटे से टुकड़े में एक टुकड़ा था प्रसा, जो जैसे इसमें सार्डिनिया शक्तिशाली था, इसमें प्रसा शक्तिशाली। वहां का सार्डिनिया का शासक था विक्टर इमैनुअल इटली में, तो जर्मनी में प्रसा का शासक था विलियम प्रथम।
अब विलियम प्रथम ने ही प्रसा का चांसलर बनाया था, किसे? बिस्मार्क को। जैसे इटली यहाँ सार्डिनिया का चांसलर बनाया था काउंट काबूर को, ठीक इसी तरह प्रसा का चांसलर विलियम प्रथम ने बनाया था, किसको? बिस्मार्क को। और 1866 में कब? अब विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था, किसे? बाजीगर किसको कहते हैं? हारी हुई बाजी को जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। 1866 में सेरेजेवो, 1866 में सेरेजेवो सेरेजेवो के युद्ध में प्रसा ने आगे ऑस्ट्रेलिया समर्पण, क्या सब लिख देते हैं? ऑस्ट्रेलिया के आगे आत्मसमर्पण किया, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने समर्पण किया था प्रसा के आगे। किसके आगे? देखिए इसमें लिखने में अगर मिस कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा।